हे एवरीवन, प्रिया हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ। लास्ट 10 ईयर्स से मैंने अपने रिटर्न्स खुद से ही फाइल किए हैं और जब भी मैं रिटर्न्स फाइल करती थी तो मेरी बहुत सारी क्वेरीज होती थी, जैसे कि कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज करें, एचआरए एक्सेम्पशन कैसे क्लेम करना है, एलटीए क्लेम करना है कि नहीं, एसेट्रा। उन्हीं सारी क्वेरीज को मैंने इस वीडियो में कवर किया है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताया है कि आप कैसे अपना रिटर्न खुद से फाइल कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड क्लास से बिलोंग करते हैं और आपकी सिंप्लीफाइड इनकम है तो आप अपना रिटर्न खुद से फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही इजी हो चुका है। अदरवाइज आप किसी भी सीए और एजेंसी की हेल्प ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आईटीआर वेबसाइट पे कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, उसके लिए आप सिंपली गूगल पे जाइए, आईटीआर लिखिए। जैसे आप आईटीआर लिखेंगे तो गूगल आपको सर्च रिजल्ट्स दे देगा। उसमें जो सबसे पहला लिंक होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम, उस पर क्लिक कीजिए। उससे आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। इससे पहले अगर आईटीआर आप भर चुके हैं तो आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप आईटीआर पहली बार भर रहे हैं तो आपको अपने पैन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करना होगा। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप अपना आईटीआर रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। हमारे केस में हम अपना आईटीआर रिटर्न 23-24 में फाइल कर रहे हैं, तो हमारे केस में अब असेसमेंट ईयर 23 से 24 होगा। फाइनेंशियल ईयर हमेशा उससे एक साल पहले का होता है, जो कि हमारे केस में 22 से 23 है, विच इज़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। आईटीआर फॉर्म फाइलिंग करने के समय में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म चूज करें, आईटीआर 1, 2, 3, 4। अगर आप बाई चांस गलत आईटीआर फॉर्म भर देते हैं तो उस केस में आपको टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस तक आ जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आईटीआर 1 हम उन केसेस में भरते हैं जब अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी जो इनकम होती है वो सैलरी या पेंशन के थ्रू होती है, आपकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी है और आपके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, जिसमें कि आपको इनकम किसी इंटरेस्ट से आ रहा है, फैमिली पेंशन से आ रहा है, डिविडेंड से आ रहा है, और अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5K है, उन केसेस में आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। कौन कौन से केसेस में आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं? मान लीजिए आपकी इनकम किसी कैपिटल गेन्स के थ्रू हो रही है, आपने शेयर्स में ट्रांजैक्शंस किए हैं, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उसके थ्रू आपने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं, आपकी मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है और आपको रेंटल इनकम हो रही है उस केस में, और या आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो उस केस में आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन में हैं और वहाँ से प्रॉफिट एंड गेन से आपको इनकम हो रही है तो आप आईटीआर 3 के अंडर में आते हैं। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी वो आईटीआर 3 के अंडर में आता है। आईटीआर 4 जो है वो आईटीआर 1 का ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, लेकिन यहाँ पर आप बिजनेस या प्रोफेशन को भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 3 मंथ्स जॉब की और उसके बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उस केस में आप आईटीआर 4 भरेंगे। जब भी आप आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए बैठें तो मेक श्योर करें कि ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। पहला है फॉर्म 16, दूसरा है फॉर्म 26AS और तीसरा है AIS, विच इज़ एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। फॉर्म 16 आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल जाता है। फॉर्म 16 में आपकी इनकम की डिटेल्स होती हैं, कितना टैक्स डिडक्शन हुआ वो सारी डिटेल्स हो गई, और आपका कितना टैक्सेबल इनकम बनता है वो सारी डिटेल्स आपको फॉर्म 16 में मिल जाती है। फॉर्म 26AS में आपकी सारी टैक्स TDS डिटेल्स होती है, आपका कितना टैक्स कटा है वो सारी डिटेल्स आपको फॉर्म 26AS पे मिल जाएंगी। AIS डॉक्यूमेंट, जिसको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, उसमें आपकी सारी इनकम डिटेल्स रहेंगी। आपकी कोई भी इंटरेस्ट जो कि आपको बैंक से मिला है, आपको वो सारी इंटरेस्ट डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस किए तो वो सारी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। फॉर्म 16 तो हमें अपने एम्प्लॉयर से मिल जाता है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप 26AS कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के लिए आपको ई फाइल के अंडर में इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाना है। उसके बाद आपको व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डिस्क्लेमर आ जाएगा, उसको कंफर्म कीजिए। यहाँ पे आई एग्री का बटन दबाइए और प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कौन सा असेसमेंट ईयर है, तो उसमें आप असेसमेंट ईयर चेक कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। असेसमेंट ईयर हमारे केस में 23 से 24 है, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और व्यू एज HTML कीजिए, उसके बाद व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट एज PDF करना है, तो यहाँ पर मेरा PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया है। अब इसके बाद क्विकली ये देख लेते हैं कि अब आपको अपना AIS स्टेटमेंट कैसे देखना है। तो उसके लिए आप सिंपली AIS पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड पे क्लिक कीजिए।
हाँ, यहाँ पर आकर आपको AIS पे क्लिक करना है और जैसे ही आप AIS पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे टैक्स पेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आपको ये पूरा ओपन करके दे देगा। तो यहाँ पर आपकी टोटल सैलरी कितनी है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक्स कितना है, वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में भी ट्रांजैक्शंस किए हैं तो वो सारी डिटेल्स आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में दिख जाएगी। अब यहाँ पर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये होता है कि आपको तीनों डॉक्यूमेंट्स में कौन सी डिटेल को वेरीफाई करना है। तो आपको अपनी टोटल सैलरी को इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाई करना होता है। क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप टोटल सैलरी को तीनों डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने AIS में देख सकते हैं कि आपकी एक टोटल सैलरी रिफ्लेक्ट हो रही है। इसको मैंने हाइड किया हुआ है इसलिए ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा यहाँ से कि आपकी यहाँ पे टोटल सैलरी रिफ्लेक्ट होगी। इसके बाद आप अपने TDS डॉक्यूमेंट में जाएंगे, उसमें जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी आपकी अपनी टोटल सैलरी दिख जाएगी। हमारे केस में ये सेम है। अब आप अपने फॉर्म 16 से भी टोटल सैलरी को वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे केस में ये तीनों ही डॉक्यूमेंट्स में सेम है, तो वी आर गुड विद दिस। तो हम लोग अब रेडी हैं अपना ITR रिटर्न फाइल करने के लिए। क्योंकि हम लोग की सिंप्लीफाइड इनकम है तो हमारे केस में ITR 1 फाइल होगा। तो चलिए हम ITR 1 फाइल कर लेते हैं। हमारे केस में ITR 1 एप्लीकेबल है तो हम ITR 1 को चूज़ कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, प्रोसीड विद ITR 1। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी जो सैलरी है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो उस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए सिंपली उस पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको बस क्रॉस वेरीफाई करना है। मैं यहाँ पे कंफर्म कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको अदर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर क्योंकि हम अपनी टैक्स फाइलिंग बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन 139(1) वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है और आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम को आप चूज़ कर सकते हैं। और डिडक्शंस में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, डिडक्शन में मेनली ATC आता है, HRA आता है और ATD आता है। आप होम लोन भरते हैं तो उसके इंटरेस्ट पे भी आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। आपको अपने बैंक डिटेल्स को भी वेरीफाई करना होगा। आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है आपको सारे यहाँ पे एंटर करने होंगे। अगर आपका कोई रिटर्न बनता है और जिस भी बैंक अकाउंट में आप वो रिटर्न रिसीव करना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्टेड फॉर फंड में सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी ये सारी डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी हैं, तो अब हम कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली डिटेल्स कंफर्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि ग्रॉस टोटल इनकम को कैसे कंफर्म करें। तो उसके लिए हम ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सेम्पशन और इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। हमारे केस में ये नो है। अगर आपके केस में येस हो तो आप येस सेलेक्ट कर लीजिएगा और डिटेल्स फिलअप कर दीजिएगा। हमारे केस में ये नो है तो हम नो सेलेक्ट कर देने हैं। फिर आता है कि अगर आपने चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल अलाउंस पे कुछ खर्चा किया है तो वो क्या आप क्लेम करना चाहते हैं। हमारे केस में नो है। अगर आपके केस में वो हो तो आप प्लीज़ यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाता है, अगर आप हाउस रेंट अलाउंस पे एक्सेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट आ रहा है। इस अमाउंट को हम अपने फॉर्म 16 के पार्ट B से वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म 16 के पार्ट B में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10 में जो अमाउंट दिख रहा है वही सेम अमाउंट हमारे यहाँ पर भी है। इसको येस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। पूछ रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंस। तो ये हमारे केस में नो है। अगर आपके केस में येस हो तो अगेन आप यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। मान लीजिए आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है और आपने उसको लेट आउट कर रखा है, रेंट पे दे रखा है, तो आप ऐड हाउस प्रॉपर्टी में जाकर उसको लेट आउट पे क्लिक करके ऐड डिटेल्स कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी रेंट आपको रिसीव हुआ है वो सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। उस पर 30% पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा वो आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। अब यहाँ पर आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम भी आपकी कंफर्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है कि
डिडक्शंस को कैसे कंफर्म करें। तो ये वाला डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी आपने सेविंग्स की हैं टैक्स बचाने के लिए, वो सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन है वो पूछ रहा है कि आपने कोई डोनेशन किया है। हमारे केस में नो है तो हमने नो सेलेक्ट कर दिया। अगर आपके केस में येस हो तो आप कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपने अगर कोई डोनेशन की है साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए, अगर आपने की है तो वो डिटेल भर दीजिए। हमारे केस में ये नो है। ATGG में अगर आपने कुछ भी पैसा डाला है तो आप यहाँ पर येस कर सकते हैं। हमारे केस में नो है। अब यहाँ पर आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ATC, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली इन्वेस्ट करते हैं टैक्स बचाने के लिए। हमारे केस में ये 1,50,000 दिखा रहा है। अब इस अमाउंट को हम अपने फॉर्म 16 के पार्ट बी से वैलिडेट कर लेंगे। अगर जैसे ही आप फॉर्म 16 के पार्ट बी में जाएंगे तो अंडर पॉइंट 10 आपको यहाँ पर ATC का अमाउंट दिख जाएगा। उस अमाउंट को देखकर वहाँ से क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं। फॉर्म 16 में भी ये अमाउंट आपको 1.5 लाख का दिख रहा है, तो ये डिटेल सही है। वहाँ पर जाकर आप ITR की वेबसाइट पे जाकर उसको कंफर्म कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको एग्री कर रहे हैं। ATCCD में अगर कोई भी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, तो उस केस में अगर आपके केस में है तो आप येस करके डिटेल्स फिल कर सकते हैं। हमारे केस में ये नो है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर आपने 80D में विच इज़ अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपने कोई एडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उस केस में भी आप उस प्रीमियम पे टैक्स बचा सकते हैं। तो हमारे केस में वो है, इस वजह से हमने येस कर दिया। और कितने का है वो 25,000। आप 25,000 तक हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वो अमाउंट एंटर, यहाँ पर हमने येस कर दिया। उसको अभी जाकर सेपरेट पेज पर आपको फिलअप करना होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर आपने हाई एजुकेशन के लिए कोई लोन पे कर रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट आपका बनता है तो आप वो डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं और उस पर टैक्स बचा सकते हैं। हमारे केस में ये नो है तो मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपको आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दे, अगर आपके केस में ये येस है तो प्लीज़ येस कर दीजिए। हमारे केस में ये नो है। एनी अदर डिडक्शंस में आपने मान लीजिए कोई NPS ले रखा है, नेशनल पेंशन स्कीम में आप कंट्रीब्यूट करते हैं, वो ATCCD 1B में आता है, तो वो अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं। हमारे केस में ये 50,000 का अमाउंट है। इसको हम क्रॉस वैलिडेट भी कर सकते हैं। फॉर्म 16 से फॉर्म 16 में जाकर आप देखेंगे तो पॉइंट 10 के अंडर में E सेक्शन में आपको ये वैल्यू दिख जाएगी। हमारे केस में ये 50,000 की वैल्यू है, तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया है, ये वैल्यू ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 एंटर कर दी है। अगर आपने ये सारी डिटेल्स फिलअप कर दी है और आप सेटिस्फाइड हैं तो आप कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं। अब हम कितना टैक्स पे किया है उस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा कितना अमाउंट दिखा रहा है। तो हमारे केस में एक सर्टेन अमाउंट दिखा रहा है जो कि हमारा परफेक्टली मैच करता है हमारे फॉर्म 16 से। तो इतना ही अमाउंट वहाँ पर भी हमने पे किया है। तो टैक्स पेड और ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी बनती है उसको भी आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी को हम कंफर्म कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 10 रुपीज़। तो यहाँ पे हम इसको रिटर्न को कंफर्म कर देंगे और उसको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करेंगे। उस स्टेप के बाद आप पूरी रिटर्न फाइल को प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रोसीड टू, यहाँ पे आप अपने प्रोसीड टू प्रीव्यू करके अगर आपको लगता है कि आपकी सारी डिटेल्स सही हैं तो आप उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। देन यू कैन ई-वेरीफाई। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई भी डिटेल्स मिसिंग है या मिस्टेक हुई है तो आप पीछे जाकर आप उन डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी जानकारी आपको है, तो आप अपना रिटर्न मात्र 10 से 15 मिनट में खुद से फाइल कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाई हो चुका है तो आपको किसी भी CA या एजेंसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब भी अगर आप उनकी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताया है कि आप अपना रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।